दोस्तों आज की वीडियो में हम डिवोशन गेम की बात करेंगे जो 2019 में रिलीज हुई एक एटमॉस्फेरिक हॉरर गेम है। तो बेसिकली हम वीडियो के अंदर डिवोशन गेम की कहानी को जानेंगे, इसके साथ गेम की एंडिंग और कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गेम की शुरुआत में हम अपने आप को एज फेंग यू एक अपार्टमेंट के लिविंग रूम में पाते हैं, जहां हमें किचन से फेंग यू की वाइफ ली फेंग की आवाज सुनाई देती है। ली यू से कहती है कि आज उनकी डॉटर मेशिन के स्कूल से कॉल आया था कि मेशिन इंजर्ड हो गई है। ली ये ऐड करती है कि बच्चों को ऐसी चोट लगती रहती है, इसलिए यू स्कूल के प्रिंसिपल को ना डांटे। इसी बीच ली उससे पूछती है कि मेशिन कहाँ है, और उसके ऐसा कहते ही घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है और हम यू को ट्रेम्बल करते हुए देखते हैं। यहीं स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हम फिर से अपने आप को उसी लिविंग रूम में पाते हैं, जहां इस बार सिर्फ अंधेरा था। सामने रखे टेबल पे हमें मेशिन द्वारा बनाई गई ड्राइंग दिखती है, जिसमें एक हैप्पी फैमिली बनी हुई थी। खैर अपार्टमेंट के बाहर निकलते ही हम एक कॉरिडोर में आते हैं विच लीड्स अस टू डोर, जिसपे रेड पेपर में रैबिट बना हुआ था। ऐसे एनिमल सिंबल लूनर न्यू ईयर में बनाए जाते हैं, जहां हर एनिमल एक डिफरेंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। कमिंग बैक टू द गेम, डोर के थ्रू हम सेम अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, जहां लिविंग रूम में यू की फैमिली पिक्चर्स लगी हुई थी और इन पिक्चर्स में से यू का फेस फेड हो चुका था। घर को एक्सप्लोर करते हुए हम एक डोर में एंटर करते हैं जो हमें कॉरिडोर में ले जाता है, जहां एक लेडी की स्पिरिट हमें हॉन्ट करती है और ये स्पिरिट ली की तरह अपीयर हो रही थी। एनीवेज, इस स्पिरिट से बचते हुए हम घर के मेन डोर के पास आते हैं, जहां अब डोर पे मंकी बना हुआ था एंड द ईयर वाज 1980। दिस मींस कि अब हम यू के पास्ट के उस टाइमलाइन में हैं जब उन्होंने इस घर में मूव इन किया था। घर के अंदर हमें ली की तस्वीर मिलती है जो तब की थी जब वो फेमस सिंगर हुआ करती थी। साथ ही हमें यहाँ यू को स्क्रीन प्ले के लिए मिले कई अवार्ड्स देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में चल रहे रेडियो से हम समझ पाते हैं कि यू अब अपने घर से डिटैच्ड फील कर रहा है, एज इफ वो अपना पास्ट भुला चुका हो। यू जैसे जैसे इन चीजों को अपनी जगह पे रखता है, उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज फ्लैश होती है। इसी बीच अचानक घर की लाइट्स चली जाती है और हमें टेबल पे एक लाइटर मिलता है जिसे ली ने उसे गिफ्ट किया था। लाइटर को फ्लिक करते ही हम यू के स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां टाइमलाइन आगे बढ़ चुकी है और अब यू पिता बन चुका है। तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है और बाहर निकलने पे हम फिर से कॉरिडोर में आ जाते हैं। अब कॉरिडोर के आखिर में एक मेन डोर था और अब ईयर है 1986। घर के अंदर हम दो डॉल को डिफरेंट एक्टिविटी करते हुए देखते हैं जो यू और ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। साथ ही हमें एक डॉल भी मिलती है जिसे मेशिन के कमरे में प्लेस करने से फिर से यू की मेमोरीज फ्लैश होती है। नाउ मेशिन बड़ी हो चुकी है और वो अपनी माँ ली की तरह ही एक फेमस सिंगर बनना चाहती है। तभी डोर पे किसी के नॉक करने की आवाज आती है एंड अगेन हम कॉरिडोर से होते हुए मेन डोर के पास पहुंचते हैं, जहां अब बुल का साइन बना हुआ था एंड अब हम एक साल पीछे यानी 1985 में थे। दोस्तों गेम की जो मेन स्टोरी है वो इन्हीं तीन टाइमलाइन में बेस्ड है, इसलिए हम पूरे गेम के दौरान इन टाइमलाइन के बीच ट्रैवल करते रहेंगे। एनीवेज, घर पे हमें मेशिन के स्कूल से भेजा गया एक लेटर मिलता है जिसमें मेशिन के इलनेस की बात की गई थी। कैसे इलनेस? वेल, उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही थी, जिसके लिए उसे फर्दर चेकअप के लिए एडवाइस किया गया था। मेशिन के रूम से हमें रोने की आवाज आती है एंड उसके रूम के डोर पर एक साइन लगा होता है जिसमें रूम में एंटर करने से पहले हाथ धोने की बात कही गई थी। यू जैसे ही हैंड वॉश करता है उसे अपने हाथों में ब्लड स्टेन दिखाई देता है, जिसे देख वो अग्रेसिवली अपना हाथ धोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है। अब यू के हाथों में किसका खून था ये तो हमें गेम में आगे पता चलेगा। खैर जैसे ही हम मेशिन के रूम में एंटर करते हैं, हम अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं, जहां मेशिन का ट्रीटमेंट चल रहा था जिससे वो पेन में थी। यू उसे पेन में देख नहीं पाता एंड डिसाइड करता है कि वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराएगा एंड वो ली से कहता है कि उसके पास दूसरा रास्ता है मेशिन को ठीक करने का। यहाँ हमें मेशिन की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसके सारे टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल थे, जिससे डॉक्टर्स इसे मिस्टीरियस इलनेस का नाम दे रहे थे। मूविंग ऑन, हमें घर पे मेशिन के एक्सरे रिपोर्ट की पीसेस मिलती हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ने पे उस पे खून से कुछ लिखा हुआ अपीयर होता है। तभी यू के मेंटोर ह्यू नामक एक लेडी का फोन आता है जो उसे मिलने बुलाती है, एज उसके पास मेशिन को ठीक करने का
एक रास्ता है। फोन कॉल के बाद जब हम कॉरिडोर के थ्रू वॉक करते हैं तो हमें वहां मेशन को रिजेंबल करते हुए कुछ लाइट पार्टिकल्स दिखाई देती है जो काइंड ऑफ सैड अपीयर हो रहे थे। इस बार हमें मेन डोर के बाहर कई तलिस्मन लगे हुए दिखाई देते हैं, मानो किसी ने प्रे करके उन्हें वहां लगाया हो। घर के अंदर हम टीवी पे एक टैलेंट शो को टेलीकास्ट होते देखते हैं जिसमें मेशन भी परफॉर्म कर रही थी। तभी टीवी स्क्रीन फ्लक्चुएट होने लगता है और हमें वहां यू का फैमिली पिक्चर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है। इसमें मेशन के साथ एक डीटी की स्टैचू भी अपीयर हो रही थी। इसी के साथ लिविंग रूम बाथरूम में चेंज हो जाता है जो रेड लिक्विड से फिल होने लगता है। यहाँ ऊपर देखने पे यू को ली दिखाई देती है जो कि उससे फिर से मेशन के बारे में पूछती है, जिसे सुन यू डूबने लगता है। होश में आने पे वो अपने आप को कॉरिडोर में पाता है जहां उसे मेशन भागते हुए नजर आती है। मेशन को फॉलो करते हुए हम एक डोर के पास आते हैं जिसमें अपने पास्ट फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करने की बात कही गई थी फॉर फ्लॉलेस प्रेजेंट। यहाँ में 3 डिफरेंट डोर्स दिखाई देती हैं जो उन्हीं 3 अलग अलग टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। फर्स्ट टाइमलाइन थी 1980s की जहां घर पे वेलकम सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही थी और हमें यहाँ एक लेटर के द्वारा पता चलता है कि ली अपने सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट ले ली है। खैर घर के बाहर लगे नोटिस बोर्ड के पास हमें ली नजर आती है जो यू को देख वहां से गायब हो जाती है। नोटिस बोर्ड पे हमें एक न्यूज क्लिप देखने को मिलता है जिसमें ली के अपने फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ने की न्यूज छपी थी, एज वो अब अपना सारा टाइम अपनी फैमिली को डिवोट करना चाहती है। एनीवेज इसके बाद हम जैसे ही 1985 वाले डोर से एंटर होते हैं हमें घर पे एक नोट मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि मेशन गुस्सा है एज उसकी फैमिली वेकेशन ट्रिप कैंसिल हो गई है। ली उसे मनाने के लिए यू से कहती है कि वो उसे उसकी फेवरेट स्टोरी बुक पढ़ के सुनाए। आगे मेशन के कमरे में हमें उसके द्वारा लिखा गया ऐसे मिलता है जिसमें वो कहती है कि उसके पिता हमेशा बिजी रहते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इसलिए वो चाहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सके और बाकी बच्चों की तरह बाहर खेल सके। मूविंग ऑन हमें दूसरे कमरे में एक और नोट मिलता है जिसमें उसी डेटी के बारे में लिखा हुआ था जिसे हमने फैमिली पिक्चर में रिफ्लेक्ट होते हुए भी देखा था। इस नोट में एक फार्मर की कहानी थी जो अपने बेटे को बचाने के लिए एक स्पिरिट सर्पेंट की हेल्प लेता है एंड वो स्पिरिट सर्पेंट अपना सैक्रिफाइस कर उस फार्मर के बेटे की जान बचाता है। ये स्टोरी आगे यू की लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है एज हम यू को भी इसी डेटी के लिए अपने आप को डिवोट करते हुए देखेंगे। कमिंग बैक टू गेम हम लिविंग रूम में मेशन का सिरामिक डॉल देखते हैं जिसके पास मेशन का जर्नल था और उसमें लिखा था कि कैसे मेशन अपनी इलनेस की वजह से हमेशा घर के अंदर ही रहती है। इससे वो काफी सैड एंड लोनली फील करती है। इस जर्नल को पढ़ते ही हमें एक पपेट शो के द्वारा मेशन की सिचुएशन को दिखाया जाता है एंड अब वो अपने डैड के बार बार प्रॉमिस तोड़ने की वजह से उन्हें लायर बुलाती है। मेशन अब अपने इलनेस को भी लेकर स्केप्टिकल होने लगी थी और इसीलिए वो अपनी मेडिसिन घर में रखे एक्वेरियम में डाल देती है जिससे उसमें रखे फिश खत्म हो जाते हैं। मेशन का ये बिहेवियर शो करता है कि घर में बंद रहने की वजह से उसकी हालत और भी खराब होने लगी थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके पेरेंट्स जानबूझकर उसे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। मूविंग ऑन हम यू को मेशन को मनाने के लिए उसकी फेवरेट स्टोरी बुक पढ़ते देखते हैं जिसमें एक फादर और डॉटर की कहानी थी जो अपने पिता के इलनेस को ठीक करने के लिए ट्यूलिप का फ्लावर प्लांट करती है। इस बुक को पढ़ते हुए हम यू और मेशन को एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं एंड बुक के अंदर हमें एक पेपर से बना ट्यूलिप मिलता है जिसे दोनों साथ मिलकर बनाया करते थे। इसलिए मेशन इस बात को लेकर उदास रहती थी कि अब वो और उसके पिता पहले की तरह एक साथ समय नहीं बिताते। खैर घर के बाहर लगे नोटिस बोर्ड में हम एक न्यूज आर्टिकल लगा देखते हैं जिसमें एंग्जाइटी के बारे में बताया गया था और अगर हम मेशन के सिम्टम्स को नोटिस करें तो वो एंग्जाइटी जैसी ही अपीयर हो रही थी, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड चेस्ट टाइटनिंग, जो कि 80s के दौर के लिए कॉमन डायग्नोसिस नहीं था एज सोसाइटी मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी ओपन नहीं थी। इसलिए डॉक्टर्स भी मेशन की बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। नाउ एज वी कंटिन्यू हम थर्ड डोर से 1986 की टाइमलाइन में एंटर करते हैं जहां अब लिविंग रूम में हम ग्वानियन डेटी की पिक्चर लगी हुई देखते हैं। दिस मींस यू अपने मेंटर ह्यू को फॉलो करते हुए इस डेटी की पूजा करने लगा है टू क्योर मेशन्स इलनेस। एनीवेज टीवी पे हम उस टैलेंट शो में मेशन की परफॉर्मेंस को देखते हैं जिसको जजेस काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। अब इससे पहले हमें शो के विनर का पता चलता टीवी फिर से ग्लिच करने लगती है। आगे हमें मेशन के रूम से एक और ऐसे मिलता है जिसमें वो अपने मॉम की तरह सिंगर बनने की बात लिखी थी। इनफैक्ट इसके लिए वो सिंगिंग क्लासेस भी अटेंड करती थी, पर यहाँ मेशन सिंगर बनने से ज्यादा हैप्पी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने से फील करती थी। इसलिए वो कहती है कि वो उनके खुशी के लिए बहुत फेमस सिंगर बनना चाहती है ताकि उसके पेरेंट्स खुश होकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। थ्रू आउट द गेम हम मेशन को इस बात को पॉइंट आउट करते हुए देखते हैं कि कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं और उसके साथ समय नहीं बिताते और इसीलिए हमेशा घर में अकेला फील करने के कारण ही अब उसे एंग्जाइटी भी होने लगी है। सून हमें मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स एक दूसरे से
हस्बैंड वाइफ के ट्रेडिशनल रोल्स को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, जहां यू ली को वापस वर्क करने से मना करता है और उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ घर संभालना है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इस फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है, एज अब यू के करियर में भी डाउनफॉल आने लगा है। मिशन इन्हें लड़ता देख पैनिक करती है और बेहोश हो जाती है, मींस उसके एंजाइटी के लिए उसके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। घर के बाहर लगे नोटिस बोर्ड में भी हम इन दोनों के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को लेकर न्यूज आर्टिकल देखते हैं। खैर, घर के बाहर निकलने पे हमें मेशन की एक ग्लिम्प्स दिखाई देती है, जहां हम उसे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए भी पैनिक होते देखते हैं। आगे हमें कई इंस्टेंसेस से पता चलता है कि यू का उसके परिवार के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यू के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट होते जा रहे हैं, जिससे वो अब काफी गुस्से में रहने लग गया है। मूविंग ऑन, जैसे ही हम स्टोरी बुक में मिले पेपर ट्यूलिप को प्लांट करते हैं, 1985 के टाइमलाइन वाले घर में हम ट्यूलिप के कई सारे प्लांट्स देख पाते हैं और बैकग्राउंड में एक सूदिंग म्यूजिक के साथ मेशन की आवाज सुनाई देती है, जहां वो कहती है कि वो इस बात को लेकर काफी खुश है कि आज उसने अपने पिता के साथ स्टोरी बुक पढ़ी। इनफैक्ट उसने बहुत सारे पेपर ट्यूलिप भी बनाए। यहाँ हमें यू के लिखे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, जिसमें वो कहता है कि उसके बच्चे के लिए वो रद्दी स्क्रिप्ट के पेजेस, जिसे बाकी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, वो कितने वैल्यूएबल हैं, एज वो उन पेजेस से ट्यूलिप बनाकर काफी खुश है। इसी के साथ हमें फर्स्ट पीस ऑफ फ्रैगमेंट मिलता है, जिसमें एक मैन कार्व्ड था। ये फ्रैगमेंट यू की मेशन के साथ बनाए गए कुछ हैमी मोमेंट्स थे, जहां मेशन बहुत खुश हुआ करती थी, जिससे उसकी कंडीशन में भी सुधार आने लगा था। एज वी मूव ऑन, घर के बाहर हमें एक लेटर मिलता है, जिसे यू ने स्कूल के डीन के लिए लिखा था, जहां मेशन के स्कूल से एब्सेंट होने का रीजन उसके अपकमिंग सिंगिंग कंपटीशन को बताया गया था। अब मेशन के माता पिता नहीं चाहते थे कि घर से बाहर निकलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो, क्योंकि तबीयत खराब होने से उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। ये लेटर हमें बताता है कि मेशन के जो पेरेंट्स थे वो उसे स्टार बनाने को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि वो बस चाहते थे कि मेशन सिर्फ अपने कंप्लीशन पे ध्यान दे और उसे बाहर के वर्ल्ड से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसीलिए वो मेशन को भी ज्यादा घर से बाहर निकलने नहीं देते थे एंड वो बस स्कूल और सिंगिंग क्लासेस जाया करती थी। इनफैक्ट स्कूल में भी अब काफी बंकिंग होने लगा था, जो कि हम लेटर से समझ सकते हैं। इसलिए हम मेशन को बार बार ये बात कहते हुए देखते हैं कि उसे बाहर जाना है, बाकी बच्चों की तरह खेलना है और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो वो कंपटीशन के प्रेशर में नहीं कर पा रही है। इसी वजह से मेशन को एंजाइटी भी होने लगी है, जिसे उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं। नाउ एज वी मूव ऑन, हम वाइन पॉट से भरे घर में एंटर करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मेशन की तबीयत और भी खराब होती जा रही है और अब उसके पिता उसे अपने साथ मेंटर ह्यू के पास ले जाते हैं, जो उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, घर पे हम बड़ा सा सांप देखते हैं जो वाइन से फिल्ड एक रूम की ओर जा रहा था। इस रूम में एंटर करते ही यू को ऊपर मेशन की शैडो दिखाई देती है, जिसे यू की शैडो इसी वाइन रूम के अंदर धकेल देती है। उसके ऐसा करते सीन शिफ्ट होकर किचन में आता है, जहां रखे वाइन पॉट से हमें सेकंड पीस ऑफ फ्रैगमेंट मिलता है, जिसमें एक वुमेन कार्व्ड थी और साथ में हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें एक हैप्पी फैमिली का मेंशन था, जहां माँ अपने बच्चे को उनके ओल्ड हो जाने पे उनका ख्याल रखने की बात कहती है। स्क्रिप्ट के लास्ट में एक नोट भी लिखा हुआ था, जिसमें पेरेंट्स द्वारा बच्चों की परवरिश को एज इन्वेस्टमेंट की तरह बताया गया था, ताकि वो ओल्ड एज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये नोट मेशन के पेरेंट्स की मेंटालिटी को शो करता है, जहां वो मेशन को स्टार बनाना एज इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे, ताकि फ्यूचर में मेशन उनका ख्याल रख सके। एनीवेज, लिविंग रूम में हम टीवी पे उसी टैलेंट शो की विनर अनाउंस होते हुए देखते हैं, जहां मेशन अपने अपोनेंट से केवल 1 पॉइंट से पीछे थी। फिर आगे हमें मेशन की सीक्रेट हाइड आउट मिलती है, जो कि अलमीरा के अंदर थी। मेशन इसे अपना सेफ प्लेस कहती थी, जहां वो बिना किसी जजमेंट के जैसा चाहे गा सकती थी, एज उसे स्टेज पे नर्वसनेस फील होता था। यहाँ हमें लास्ट फ्रैगमेंट पीस मिलता है, जिसमें एक चाइल्ड कार्व्ड था। जैसे ही हम इन तीनों पीसेस को लेकर उस पास्ट फ्रैगमेंट वाले डोर की तरफ आगे बढ़ते हैं, कॉरिडोर में ली की घोस्टली अपीयरेंस यू को हॉन्ट करने लग जाती है। ली से बचते हुए हम एलिवेटर में जाते हैं, जहां हमें रेडियो में चल रहे ली के इंटरव्यू से पता चलता है कि ली वापस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है और वो होस्ट के पूछने में बताती है कि यू को उसका काम करना पसंद नहीं है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना होने के बावजूद भी यू किसी रिलीजियस मेंटर यू को लार्ज डोनेशंस दिया करता है। ली आगे कहती है कि उसके हस्बैंड को यह लगता है कि ली भी पजेस्ड है और उनके साथ जो भी हो रहा है वो उनके किए सिन की सजा है, इसीलिए ली को भी डेटी गुआनिन की पूजा करनी चाहिए। अब ये इंटरव्यू डिपिक्ट करता है कि यू अब मेंटर ह्यू को ब्लाइंडली फॉलो करने लग गया था और वो उनके जैसे सुपरस्टिशियस चीजों में बिलीव करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी ली कहती है कि वो अपनी फैमिली को इन सब चीजों से बाहर निकालेगी, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है एंड दैट इज व्हाई वो वापस इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है। इनफैक्ट इनफ पैसा जमा करते ही वो उन्हें उस घर से दूर ले जाएगी, ताकि वो फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह रह सकें। इसी के साथ हम ली को घर छोड़कर जाते हुए देखते हैं, जिससे मेशन अब
और भी अकेला फील करने लगी थी और उसकी कंडीशन और भी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स भी उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुन यू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उनकी बेटी पागल नहीं है। दैट शोज कि यू के लिए मेंटल इलनेस टैबू सब्जेक्ट थी, जिसे वो अपनी फैमिली पे एक स्टिग्मा की तरह देखता था। इसी बीच यू को मेंटर यू का कॉल आता है और वो उसे मेशिन को अपने पास लाने कहती है, एज वो मेशिन को ग्वानियन के गाइडेंस से ठीक कर देंगी। यू ऐसा ही करता है और हम उसे मेंटर यू के साथ एक रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, जहां यू ब्लाइंड फोल्ड होकर स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर वहां फंसी मेशिन की स्पिरिट को आजाद करेगा, जिससे मेशिन पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यू को हम स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाते हुए देखते हैं, जो हेल को रिजेंबल कर रही थी, एज हम वहां कई स्पिरिट्स को अपने सिन के लिए पनिश होते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसे मेशिन की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे आजाद करने के लिए मेंटर यू उसे अपने टंग, आई और ब्लड को सैक्रिफाइस करने कहती है। तो सैक्रिफाइस देते ही मेशिन की सोल आजाद हो जाती है और रिचुअल खत्म होने पे हमें एक नोट मिलता है, जिसमें रिचुअल से रिलेटेड आगे के स्टेप्स इंस्ट्रक्ट किए गए थे। इस नोट में एक कंटेनर को वाइन और स्पिरिट सर्पेंट से फिल करने कहा गया था, एंड जिस पर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है उसे उस कंटेनर में तब तक के लिए अकेला छोड़ना था जब तक वो ठीक ना हो जाए। ये रिचुअल उसी फार्मर वाली स्टोरी से मिलती जुलती है, जहां स्पिरिट सर्पेंट अपना सैक्रिफाइस करके फार्मर की बेटी की जान बचाई थी। खैर हमें यहाँ एक टेप कैसेट भी मिलता है, जिसमें कई ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल थे जिन्होंने मेंटर ह्यू से हेल्प ली थी और वो अब उन्हें फ्रॉड बुला रहे थे, एज वो सिर्फ पैसों के लिए लोगों को स्कैम कर रही है। ये बात जल्द ही ह्यू को भी समझ आने वाली थी, एज जैसे ही वो मेंटर ह्यू के कहने पे ये वाइन रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करता है, तो थोड़े दिन बाद मेंटर ह्यू उसके कॉल को रिसीव करना बंद कर देती है। लेकिन जब तक ये बात ह्यू समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी, एज उसने मेंटर ह्यू के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अपने बाथरूम के बाथटब को एज कंटेनर यूज किया था और उसमें मेशिन को 7 दिन के लिए अकेला छोड़ दिया था, जिससे मेशिन नहीं बच पाई। अब यहाँ हमें गेम में मेशिन के खत्म होने की बात डायरेक्टली कहीं भी नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे यू बाथरूम का डोर ओपन करता है, वहां से ब्राइट व्हाइट लाइट बाहर आ रही थी, एंड आगे बढ़ने पे हमें वहां कई पेपर ट्यूलिप्स मिलते हैं और साथ ही मेशिन की आवाज हम सुन पाते हैं, जहां वो कहती है कि उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है, इसलिए उसके पिता उसे मेंटर ह्यू के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेशिन को पता है कि उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है। एज वो जब अपने पिता द्वारा सिखाए हुए पेपर ट्यूलिप बनाती है तो उसे बेहतर फील होता है, और अगर वो भी स्टोरी बुक में दिखाए गए ट्यूलिप फील्ड की तरह बहुत सारे ट्यूलिप बना लेगी तो उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ मेशिन इस बात से उदास भी थी कि अब उसके पिता उसके साथ ट्यूलिप नहीं बनाते हैं, एंड वो अब दिन भर बस प्रे करने में ही बिजी रहते हैं। मेशिन फिर से अपने फैमिली के साथ होने की विश मांगती है ताकि वो पहले की तरह एक फैमिली की तरह रह सके। लास्ट सीन में हम मेशिन को खुश होकर प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं, एंड वो यू को वहां आता देख अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। इसी के साथ गेम यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गेम की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कहानी किस बारे में है। लेकिन ये तो केवल एक ही एंडिंग है जहां यू को फाइनली रियलाइज होता है कि उसकी जो मेंटर ह्यू है वो फ्रॉड है। इनफैक्ट ग्वानियन डेटी के ऊपर ब्लाइंडली डिवोशन करके कहीं ना कहीं यू ने अपनी बेटी की जान ले ली। यू ये मानने को तैयार नहीं था कि मेशिन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो उसे स्पिरिट पोजीशन समझ रहा था, और इसीलिए मेंटर ह्यू की बातों में आकर उसने मेशिन को डॉक्टर को दिखाने के बजाय एक क्वेश्चनेबल रिचुअल परफॉर्म कर दिया, जिससे मेशिन की जान चली गई। बट एट लास्ट हम मेशिन की सोल को हेवन में देखते हैं, क्योंकि बाथरूम के डोर के दूसरी ओर हमें एक वाइब्रेंट और कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है, और ये सर्टेनली हेवन को रिजेंबल कर रहा था। एंड फाइनली हम मेशिन को वहां प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। मींस अब उसकी सोल फ्री हो चुकी है। मेशिन की एंजाइटी का रीजन इतने कम उम्र में कंपटीशन का प्रेशर और उसके माता पिता का लड़ना था, जिसे वो अपने जर्नल में बार बार मेंशन कर रही थी। बेसिकली मेशिन को बस एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी, एक अच्छा चाइल्डहुड चाहिए था, जहां वो स्कूल जाती, दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलती, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाती। वो कहती भी है कि उसे अपने पिता के साथ ट्यूलिप फोल्ड करने से बेटर फील होता है और इससे वो ठीक भी हो सकती है। ऑल इन ऑल मेशिन जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हर पेरेंट्स, लेकिन ली और यू केवल उसे कंपटीशन में जीतता हुआ देखना चाहते थे, जिसके लिए वो उसे घर से भी बाहर नहीं निकलने देते थे। वो मेशिन के जरूरतों को निगलेक्ट करते रहे, लेकिन फिर भी मेशिन उनसे हेट नहीं करती थी, बल्कि वो और मेहनत कर फेमस सिंगर बनना चाहती थी ताकि उसके पेरेंट्स खुश हों और उस पर प्राउड फील कर सकें। अब अगर हम यू की बात करें तो हम उसे हेवन में मेशिन के पीछे जाते हुए देखते हैं, जहां मेशिन उसे अपने साथ चलने कहती है। इट अपीयर्स कि यू की भी मौत हो चुकी है। कैसे हुई है? वेल, मुझे लगता है कि गिल्ट में आके वो खुद को समाप्त किया। इसी के चलते उसकी सोल पर्गेटरी में फंसी थी, जहां वो बार बार अपने पास्ट में ट्रैवल कर रहा था। यानी गेम की जो पूरी कहानी है वो काइंड ऑफ पर्गेटरी की है, लेकिन एंड में वो इससे बाहर निकल पाया। कैसे निकल पाया? वेल, लास्ट में जब वो अपने गिल्ट को फेस करता है तो उसके सोल
सोल को भी हम हेवन में जाते हुए देखते हैं। यहाँ एक थियरी ये भी हो सकती है कि मे बी यू की मौत ओल्ड एज से हो रही हो, जहाँ उसकी लास्ट मेमोरीज फ्लैश हो रही थी। तो हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी थियरी माने, क्या यू ने खुद को समाप्त किया या फिर ओल्ड एज से ही उसकी मौत हुई। मेरे हिसाब से पहली थियरी ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि हम यू को बार बार सेम डोर से जाते देखते हैं, सेम चीजें रिपीट करते देखते हैं, जो कि कॉमनली पर्गेटरी में ही होता है। एनीवेज, अगर हम ली की बात करें तो इट सीम्स कि उसकी भी मौत हो चुकी है, एज पूरे गेम में हम ली के स्पिरिट को यू को हॉन्ट करते हुए देख पाते हैं। एंड जब यू बाथरूम में अपना हैंड वॉश करने जाता है तो उसे अपने हाथ में खून दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, गेम का शुरुआत भी ली के क्वेश्चन पूछने से होता है, जो यू के मेमोरी को ट्रिगर करती है। यहाँ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब ली घर को छोड़ के गई होगी तो शायद वो मेशन से मिलने वापस आई हो और उसने मेशन के बारे में यू से पूछा होगा, लेकिन यू तो मेशन के साथ क्या किया है आप समझ ही रहे हैं, तो इसी गुस्से में आकर वो ली को भी खत्म किया होगा। अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास इनफ एविडेंस मौजूद नहीं है, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ली अब तक शायद मरी ही नहीं हो, वो जिंदा हो या फिर किसी और कारण से मरी हो। बट हमारा काम है थियरी बनाना, तो मैंने एक थियरी बनाया है जिससे कहानी और भी दिलचस्प लगती है। वैसे आपकी क्या थियरीज है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियंस भी लिखिएगा। अब ये गेम काफी कंट्रोवर्शियल रही थी और चलिए हम उस कंट्रोवर्सी पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बेसिकली इस गेम को थोड़े समय के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि एलिजिडली गेम के एक सीन में चाइना के प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया गया था, जहां एक तलिस्मन में विनी द पू मीम का रेफरेंस दिया गया था। तो कंट्रोवर्सी होने के बाद इस सीन को गेम से हटा दिया गया और अब ये गेम रेड कैंडल के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। अब अगर हम गेम के प्लॉट की बात करें तो ये कई ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जिनमें से एक ऐसे ही हाई स्कूल बॉय की स्टोरी है, जहां उसकी माँ किसी कल्ट को फॉलो करती है और उनकी बातों में आकर उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका सन इविल स्पिरिट से पजेस्ड है। तो इस स्पिरिट को अपने बच्चे के शरीर से निकालने के लिए वो कल्ट मेंबर्स के साथ मिलकर अजीब रिचुअल्स की, मारपीट की। इनफैक्ट अपने बच्चे को उन्होंने कई दिनों के लिए अकेले कमरे में बंद रखा था, जिससे वो बच्चा समाप्त हो गया। तो हाँ, ये जो गेम है इसी स्टोरी से लूजली इंस्पायर्ड हम कह सकते हैं। साथ ही गेम के अंदर मेंटल हेल्थ को लेके भी हमें बताया गया है, मतलब कैसे 80s के टाइम में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता था। इसीलिए ऐसे स्टोरीज अब भी हमें न्यूज में देखने मिल जाते हैं, जहां मेंटल इलनेस को घोस्ट या स्पिरिट का साया बताकर लोगों के साथ गलत किया जाता है। तो हाँ, ये गेम कई फ्रंट्स पे काम करती है, कई चीजों को टच अपॉन करती है और मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीजों को शॉर्ट में कवर करके आपको पूरा गेम भी समझा दूं और इसके अंदर छुपी मीनिंग्स को भी बता दूं। साथ ही यहाँ मैंने एंडिंग्स को लेकर भी अपनी थियरीज बता दी है। फिर भी अगर मैंने कुछ मिस किया है या आपके पास कुछ नई थियरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके उन चीजों को मुझे बताइए। तो दोस्तों, ये थी डिवोशन गेम की एक्सप्लेनेशन, उससे जुड़ी कुछ थियरीज। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।